नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइए। आज हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा होने वाला है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम रीट मेंस इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, जो कि सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला, काफ़ी इजियर वे में अ, हमारा गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो पूरा करता है। मैं नरेश शर्मा आपको बहुत ही बेहतरीन और ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में पूरी जानकारी के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। एक्चुअली जो आर्टिकल है वो ओल्ड इंग्लिश के अनुसार है। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो ये डिटर्मिनर्स का ही एक भाग है। पूरी चीज को हम वन बाय वन देखेंगे कि आर्टिकल जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कितने प्रकार के आर्टिकल है, उनके यूजेज क्या क्या है, एग्जाम में आर्टिकल से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इन चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे और आगे चलेंगे। आई होप आपको क्लास बड़ी अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर अवश्य करना। सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन आर्टिकल की। अगर हम आर्टिकल की डेफिनेशन देखें, आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा आर्टिकल की हो सकती है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आर्टिकल जो होता है किसी वाक्य में नाउन के बारे में बताता है कि नाउन जो है वो स्पेसिक है या अनस्पेसिक है। इस चीज को डिफाइन करने वाला जो वर्ड होता है उस वर्ड को हम आर्टिकल कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स होते हैं आर वर्ड्स, वो शब्द होते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स यानी आर्टिकल वे शब्द होते हैं विच डिफाइन ए नाउन, विच डिफाइन विच डिफाइन ए नाउन आर्टिकल जो है वो वैसे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में इस चीज को डिफाइन करते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिक है या अनस्पेसिक है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं भाई? आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल जो है सर कंटेंट किस हिसाब से पढ़ा रहे हो? शुरुआत पार्ट ऑफ स्पीच से करते हैं। लव जी, मैंने शुरुआत जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच से ही की है। कल चूंकि मैंने जो क्लास आपको बताई थी उसमें नाउन की हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम आर्टिकल को शुरुआत करते हैं या डिटरमिनर्स में आर्टिकल की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमको नाउन की बेसिक नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। और मैं पार्ट ऑफ स्पीच से ही शुरुआत कर रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में ही आर्टिकल आते हैं, ये आपको जानकारी भी होगी। तो देखिएगा, अभी हम जो पॉइंट की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल की बात कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स के आर्टिकल वे शब्द होते हैं विच डिफाइन ए नाउन स्पेसिक और अनस्पेसिक, जो इस बात को डिफाइन करते हैं कि वाक्य में जो नाउन आई है क्या वो स्पेसिक है या अनस्पेसिक है। इस बात को डिफाइन करने वाले जो वर्ड है वो क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे नाउन कहलाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि मेरे को जो वर्ड्स हैं वो और क्लियरली आपके कमेंट्स नजर आए। चलिएगा, अब एकदम क्लियरली आपके वर्ड्स और कमेंट्स सारी चीजें नजर आ रही है। आगे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आर्टिकल कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनको हम आर्टिकल के नाम से संबोधित करते हैं। तो हम कह सकते हैं या दूसरे तरीके से कि ए, एन और द।
आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये तीन शब्द हैं, वर्ड तीन है, होते दो प्रकार के, ए और एन और द। ये तीनों जो शब्द हैं, तीनों जो वर्ड है, इनको हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का नाम देते हैं। सर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये होते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच। बिल्कुल आप एकदम ठीक कह रहे हो। हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। प्रत्येक टॉपिक को हम वन बाय वन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ जो पढ़ाने का मकसद जो है ना, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अभी लव कुमार जी आपका जो शंका है, संशय है, उसको दूर कर देता हूं। अभी तो हम आर्टिकल का एक और नाम है, और मुझे लगता है आगे आने वाली मॉडर्न इंग्लिश में उस नाम को भी ये लोग यूज करने लग जाएंगे। ओल्ड इंग्लिश की अगर बात करें तो वहां नेम जो हुआ करते थे वो फिक्स हुआ करते थे। वर्तमान समय में आर्टिकल को वर्ड फिक्सर भी कहा जाता है, तो मैं उनके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा और मैं लिखूंगा भी इस चीज को। देखिए यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट आता है इस तरीके से, आप नोट साथ में बनाते रहे कि आर्टिकल्स को वर्ड फिक्सर भी कहा जाता है। वर्ड फिक्सर भी कहा जाता है। आर्टिकल को वर्ड फिक्सर भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। आई थिंक आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में जो आर्टिकल है वो किसके अंतर्गत आते हैं? डिटरमिनर्स जो वर्ड है, डिटरमिनर्स है यानी शब्द निर्धारक जिनको कहते हैं, उनके अंतर्गत किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई आर्टिकल जो है वो वर्तमान में किस रूप में जाने जाते हैं। इनका अन्य नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अन्य नाम इनका कौन सा होता है, ये चीज भी आपको इनकी जानकारी हो गई होगी। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये किसी नाउन के पूर्व आते हैं, तो किसी नाउन के पूर्व या पहले आने के कारण इनको नाउन का एंटीसीडेंट भी कहते हैं। एंटीसीडेंट जो होता है उसका अर्थ होता है पूर्ववर्ती, और ये नाउन के पूर्व आने की वजह से इनको एंटीसीडेंट के रूप में भी जाना जाता है। आई थिंक ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल। क्या पॉइंट आता है हमारे बीच में? काइंड्स ऑफ आर्टिकल। कि आर्टिकल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम ये चर्चा करें कि भाई आर्टिकल के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा मैं आपको यहाँ बड़े और अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। आर्टिकल मेनली टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आर्टिकल होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और दूसरे जो आर्टिकल होते हैं उनका नाम है डेफिनेट। कौन से आर्टिकल है भाई? डेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, इंडेफिनेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे साहब इंडेफिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है अनिश्चित। कौन से आर्टिकल होते हैं? अनिश्चित आर्टिकल होते हैं। जबकि डेफिनेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निश्चित होता है। क्या अर्थ होता है डेफिनेट का शाब्दिक अर्थ? निश्चित होता है। तो आर्टिकल जो है वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए हम ए ऑब्लिक एन का यूज करते हैं। ए का अर्थ भी एक होता है और एन का अर्थ भी एक होता है। जबकि डेफिनेट के लिए हम जो यूज करते हैं वो प्रयोग करते हैं द का। किसका यूज करते हैं? द का। इसको दा कब बोला जाता है, दी कब बोला जाता है, दे कब बोला जाता है, हम इन सारी बातों के ऊपर भी चर्चाएं करेंगे,
क्योंकि हमारे फोनेटिक्स है और फनींद जो है वो हमें आनी भी चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। सबसे पहले आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल किसी न किसी नाउन से पूर्व आते हैं, या ये कह सकते हैं डिटरमिनर्स के बाद में नाउन आती है, ये भी हम कह सकते हैं। और ये उसकी बारे में बताते हैं कि ये स्पेसिफिक है या नहीं है, इस चीज की अगर कोई जानकारी देते हैं तो वो डिटरमिनर्स देते हैं। मैंने आगे भी बताया कि साहब आर्टिकल को हम वर्ड फिक्सर कहा भी कहते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? डिटरमिनर्स के अंतर्गत। आर्टिकल जो है उसके मेनली टू टाइप्स हैं, दो प्रकार है, जो एक तो है इंडेफिनेट और दूसरा है डेफिनेट। इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ए और एन कौन से आर्टिकल है, द कौन सा आर्टिकल है। अभी हम वन बाय वन करते हुए इनको पढ़ते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें साहब कि सबसे पहले हम यूजेज पढ़ेंगे ए और एन के। मैं आपको बुक वे में ना पढ़ाते हुए या बुकिश वे में ना पढ़ाते हुए आपको आगे लेकर चलता हूं, ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ आए। देखिएगा, एक बार आप इसको लिखना चाहो, नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक साइड हो जाता हूं, चलिएगा आगे देखिएगा। पहला पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं, यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। ए और एन का जो यूज है वो हमको सबसे पहले देखना है, उसके बाद में हम दे का यूज देखेंगे। ए और एन में भी हम सबसे पहले ए का यूज पढ़ेंगे। अब ए का जो यूज है ए और एन में भी हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ ए। अच्छा, ए के यूज में हम क्या पढ़ेंगे वो भी आप देख लीजिए। ए के यूज में कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, ए का प्रयोग कहां होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए सबसे पहले ए का रूल पढ़िएगा। ए इज यूज्ड बिफोर beginning consonant sound। यानी ए का जो प्रयोग होता है उन शब्दों से पहले होता है जिनकी शुरुआत कंसोनेंट से है। कंसोनेंट यानी व्यंजन। कंसोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। इस स्लाइड पर आने से पहले, इस चीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूं। बात यह है, हमने सुना है, सुना क्या है, होता भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत 26 आर्टिकल्स, 26 जो है वो लेटर होते हैं। चूंकि लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं, यानी 26 होते हैं, लेकिन ये 26 जो लेटर हैं ये साउंड प्रोड्यूस जो करते हैं वो 44 करते हैं। कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कितने लेटर करते हैं? तो 26 लेटर करते हैं। जब हम लेटर, एक तरफ अगर मैं बात करूं लेटर की और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आपके, एक तरफ तो लेटर की मैं बात करूं और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं साउंड की, इन दोनों में अंतर होता है। लेटर जो होते हैं इंग्लिश में ये 26 होते हैं, जबकि साउंड जो होते हैं इंग्लिश में वो 44 होते हैं, 44 होते हैं। अब ये लेटर जो है, लेटर में भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक को हम नाम देते हैं वॉवल्स और दूसरे का हम नाम देते हैं कंसोनेंट। क्या नाम देते हैं? कंसोनेंट, जिनको हिंदी में कंसोनेंट को कहा जाता है व्यंजन, और वॉवल्स जो है इसको कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन। तो लेटर में जो वावल होते हैं ये 5 होते हैं, जबकि कंसोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। ये 5 कौन कौन से होते हैं ये आप सभी जानते हो। ए, आई, ओ,
यू। और मुझे लगता है प्रत्येक बच्चा क्लास 3 से इन चीजों को जानने लग जाता है। इन सबको छोड़कर जो शेष होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आप आराम से जानते भी हो। चूंकि हम प्रयोग आर्टिकल का पढ़ रहे हैं, रीट यानी टीचर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमें साउंड की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा जो सी वर्ड है उसको हम से पढ़ देते हैं, सी वर्ड को हम से भी पढ़ देते हैं, सी वर्ड को हम के भी पढ़ देते हैं। काफी बार सी का जो प्रेनेंस है वो थे से भी निकलता है। अब ये अलग अलग ध्वनियां क्यों देते हैं? बहुत बार हम ओ जो वर्ड होता है उसको ओ ही पढ़ते हैं और बहुत बार ओ का प्रेनेंस ऐसे भी होता है, जैसे सी ओ एम ई, वहां हम ओ को ए पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? तो वो सब कारण है साउंड का। साउंड भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है वोवल और दूसरा होता है कंसोनेंट। इसमें भी एक तरफ स्वर होते हैं, एक तरफ व्यंजन होते हैं। क्योंकि ये 44 होते हैं तो इसमें 20 जो है वो तो वावल होते हैं और 24 जो होते हैं ये कंसोनेंट होते हैं। और ये हमें आनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहां बात बिगिनिंग साउंड की है, ना कि लेटर की। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस आपको करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा या फिर दा का प्रयोग होगा। इन चीजों के ऊपर विशेषतः जब हम जोर देते हैं तब हमें समझ आता है कि इनकी वास्तविकता या हकीकत निकल कर कहां से आ रही है। हालांकि चूंकि साउंड जो सिस्टम है आपके लास्ट पॉइंट पर दिया हुआ है, तो हम वहां इसके बारे में लॉन्ग डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। अभी मैंने फिलहाल आपको बताए हैं कि 24 जो है कंसोनेंट होते हैं, 20 वावल होते हैं और साउंड टोटल 44 होते हैं। और हमको प्रयोग इनके अकॉर्डिंग तो करना ही है, साथ में इनका अहम रोल अदा करना है। तो मैंने अभी जैसे कि लिखा कि ए इज यूज्ड बिफोर द बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड, मैंने लेटर नहीं लिखा, साउंड लिखा। लेटर उसी में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि लेटर से ही क्या निकले हैं? साउंड निकले हैं। तो जो बिगिनिंग यानी शुरुआती जो शब्द है, कोई भी जो शब्द है उसका अगर प्रारंभ कंसोनेंट साउंड से हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देकर आपको बताने का प्रयास करूंगा, जैसे आई हैव कार। मैंने यहां ए एन डी में से मान लीजिए आपसे कोई एक ऑप्शन भरवाया, ए एन और डी। आपको ये समझ आना चाहिए, आपको ये ब्लैंक जो स्पेस है इसके बाद में इसको पढ़ना है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या होगा? का। रे साइलेंट हो जाएगा, कार नहीं पढ़ेंगे इसको, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये सी जो है वो किसका प्रोनाउंस कर रहा है? देखो के का। अब के जब बोल रहे हैं तो के क्या हो गया? साउंड हो गया, यानी साउंड तो है लेकिन कौन सा है? कंसोनेंट है, यानी व्यंजन है। तो प्रयोग किसका करेंगे? ए का। आई थिंक आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं यहां लिखूं ही इज चाइल्ड, किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिखा ही इज बॉय, किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। मैंने लिखा ही इज डॉक्टर, तो किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। अब इसका आप जो स्पेस आपको मिला, उस स्पेस के तुरंत बाद आप देखिए ये जो वर्ड है इसका पहला जो लेटर है, पहला जो साउंड है या इनका जो साउंड है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आप यहां देखोगे तो किसका आ रहा है? के का। यहां देखोगे तो किसका आ रहा है? चाइल्ड, चे का। देखो यहां देखोगे तो किसका आ रहा है? बे का। और यहां देखोगे तो किसका आ रहा है? डे का। अब ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं साउंड। ये क्या होते हैं? साउंड होते हैं। तो इनका जो पहला साउंड है वो किसका आ रहा है? कंसोनेंट का आ रहा है। अब कंसोनेंट का आ रहा है तो कंसोनेंट से पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है भाई? ए का प्रयोग होता है। आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। है क्या प्रॉब्लम भाई?
जल्दी से नोट डाउन कीजिए। धीरे धीरे हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। चलिएगा आगे चलूं। रूल नंबर 2, ए का प्रयोग ही पढ़ रहे हैं। चलो हिंदी में भी लिख देता हूं। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग वाउल साउंड से पूर्व भी किया जाता है, लेकिन वाउल से स्टार्ट होने वाला वर्ड, स्टार्ट होने वाला वर्ड, वाउल साउंड की बजाय लेटर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। होने वाला वर्ड कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करे। बड़ी अच्छी बात और लाइन लिखी गई है कि ए का प्रयोग वाउल साउंड से, वाउल जो लेटर है ए ई आई ओ यू जिनको हम वाउल कहते हैं, उनसे पहले भी हम कर सकते हैं। आप कह रहे हो कर तो सकते हो, लेकिन उसकी एक कंडीशन, एक शर्त है कि जो वाउल लेटर है ना, उनकी ध्वनि फिर भी कंसोनेंट आनी चाहिए। आप कहोगे कि साहब कैसे आएगी? जैसे मैं यहां एक एग्जांपल लिखूं, ब्लैंक, वन आइड मैन। आप मुझे एक बार पढ़कर जरूर बताना। देखिए मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूं ना, आप ये सोच रहे हो छोटे हैं, एग्जाम में सेम डिटो ऐसे के ऐसे ही पुटअप होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जैसे और भी बहुत सारे वैसे वर्ड आते हैं, जैसे बुक। और भी अगर कोई आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बता सकते हो। यूरोपियन। अब आप देखिएगा बड़े ध्यान से, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा? वन। जब इसको हम पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? यू से। इससे जब हम पढ़ेंगे तो शुरुआत किससे होगी? यू से। और इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो शुरुआत किससे होगी? यू से। लेकिन चूंकि इन चारों के चारों जो सेंटेंसेज है, वर्ड्स है, अगर हम उसको गौर से देखें तो इसका पहला वर्ड क्या रहा है? ओ। इसका पहला वर्ड क्या रहा है? यू। इसका पहला वर्ड क्या रहा है? यू। और इसका पहला जो लेटर है वो क्या रहा है? ई। अब देखो ओ है, यू है, यू है या ई है, ये सबके सब क्या है भाई? वावल है, स्वर है ना, सबके सब स्वर है। लेकिन इनको जब हम प्रेनेंस कर रहे हैं, जब इनको हम बोल रहे हैं, तो बोलते समय इनका जो साउंड है वो वोवल ना निकलकर क्या निकल रहा है? कंसोनेंट निकल रहा है। इनका जो साउंड है वो वोवल में ना निकलकर किस में निकल रहा है? कंसोनेंट में निकल रहा है। तो यूजेज जो होगा वो साउंड के प्रोड्यूस के अनुसार होता है, ना कि इन शब्दों के अनुसार।
इसलिए हम वन से पहले भी ए का प्रयोग करेंगे। ये ग्रेड फर्स्ट में भी पूछा हुआ है, यूनिवर्सिटी से पहले ए का, यूनिक से पहले ए का, और यूरोपियन से पहले ए का। अब यूनिक जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी है, और एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेता है, इसलिए इसमें आगे क्या जुड़ा हुआ है, बुक जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहां तक? आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये दो तीन नियम थे, एक है और कोई नियम नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिएगा, कर लिया होगा। अब हम देखेंगे यूज ऑफ एन। हम एन का प्रयोग देखने वाले हैं भाई। रूल नंबर 1, एन का प्रयोग एन का प्रयोग वोवल साउंड से पूर्व किया जाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना चाहे, एन इज यूज्ड बिफोर बिगिनिंग वाउल साउंड, यानी जो वाउल साउंड है उनसे पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? जैसे देखिएगा, ये बड़ा सिंपल भी है, क्योंकि इनका पहला जो नियम होता है वो लगभग सिंपल होता है। जैसे एन एलिफेंट एप्पल एस, इनका उच्चारण आप करके देखिए। एलिफेंट ए की ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है, एप्पल ए की ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मैं लिख सकता हूं अम्ब्रेला ए की ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है। तो जहां साउंड अगर हमारा वावल आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रही है, तो उससे पहले हमें एन का प्रयोग करना है। ये बहुत सिंपल नियम है जो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, तो वो चीज जानना भी जरूरी है, लेकिन इसके ऊपर हमें ज्यादा जोर बिल्कुल भी नहीं देना है। आराम से आप समझ गए होंगे कि साहब एन का जो प्रयोग है वो वावल साउंड से पूर्व किया जाता है। यहां तक ठीक है। अगला एक नियम आता है, इस नियम को भी आप नोट डाउन कर लेना। आगे का एक नियम और आता है, वो नियम बड़ा अच्छा है। वो नियम क्या है देखिएगा। रूल नंबर 2 ये आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में
कुछ शब्द एच से शुरू होते हैं। एच से शुरू होते हैं, लेकिन लेकिन उनका उच्चारण लेकिन उनका उच्चारण करते समय एच साइलेंट हो जाता है, तथा एच के बाद वाउल साउंड होने के कारण एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए रूल काफी बड़ा लिख दिया 3 लाइन में, जबकि बात छोटी सी है। बात क्या है भाई कि काफी जो वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में वो शुरू होते हैं एच से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शुरू तो एच से हो जाते हैं, लेकिन उनके आगे वोवल आते हैं। एच के बाद में कोई भी वोवल लेटर आएगा और वो जो ध्वनि प्रोड्यूस करेगा, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो वोवल साउंड प्रोड्यूस करेगा। इस स्थिति में चूंकि नियम हमारा इंग्लिश का ये कहता है कि अगर वोवल साउंड आ रहा है तो आपको एन का प्रयोग करना है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो ब्लैंक HOUR क्या पढ़ते हैं इसको? ओवर। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, अगर हम बात करें नंबर 2 की तो हम पढ़ते हैं HEIR। अच्छा, इसको कुछ लोग जो है HEIR को हेयर पढ़ देते हैं, जबकि ये होता है एयर। क्या होता है? एयर। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। एक जैसे नंबर 3 पर हम बात करें HONOURABLE ऑनरेबल, क्या पढ़ते हैं हम? ऑनरेबल। अब देखिए एच साइलेंट हो रहा है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो HOTEL, इसको पढ़ते हैं ओटेल। क्या पढ़ते हैं? ओटेल। जबकि 99% नहीं 100% इसको होटल पढ़ते हैं, जबकि ये होटल नहीं होता, ओटेल होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मैंने लाइन बड़ी छोटी लिखी है समझाने के लिए, क्योंकि आपको वर्ड स्केच करने हैं। इसको एयर पढ़ना है। ये दोनों पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये दोनों ही एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि इसको ओवर पढ़ते हैं तो एन आएगा, एयर पढ़ते हैं तो इसलिए एन आएगा, ऑनरेबल पढ़ते हैं इसलिए एन आएगा, और ओटेल पढ़ते हैं इसलिए एन आएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। जैसे ऑनेस्ट है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी शुरुआत एच से होती है, चूंकि उनका जो एच है वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, ऐसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है एंड। क्लियर है क्या? एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम चर्चा करेंगे।
कर लिया होगा। चलिएगा आगे देखिएगा। एन का प्रयोग, रूल नंबर 3 लिखिएगा। एन का प्रयोग कंसोनेंट लेटर से पूर्व किया जाता है, लेकिन वे कंसोनेंट लेटर कैपिटल लेटर में होने के साथ साथ कैपिटल लेटर में होने के साथ साथ उनकी ध्वनि वोवल साउंड में होनी चाहिए। जैसे क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका जो कंसोनेंट लेटर है ना, कंसोनेंट यानी कुल मिलाकर एन का प्रयोग हम कंसोनेंट लेटर की बात कर रहा हूं मैं, साउंड की बात नहीं कर रहा। कंसोनेंट लेटर से पूर्व किया जा सकता है, लेकिन कंसोनेंट जो लेटर है पहली बात तो कैपिटल में होना चाहिए, दूसरी बात उनकी जो ध्वनि निकले ना वो वोवल साउंड की निकलनी चाहिए। जैसे मैं यहां एक वाक्य लिखता हूं कि अर्जुन ब्लैंक, अब आप इसको पढ़कर देखिए, एस पी क्या पढ़ेंगे, एस क्या पढ़ रहे हैं इसको, एस एस जब पढ़ रहे हैं एस है। अब देखो किसकी ध्वनि दे रहा है, ए की दे रहा है, तो यहां क्या हम भरेंगे, फिर क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। आ रही बात समझ में। जैसे मैं यहां लिखूं कि ही इज एल एल बी, अब आप देखो एल, आप एल को बोलकर देखिए, सबसे पहले ले थोड़ी बोल रहे हो आप, ए बोल रहे हो, एल क्या बोल रहे हो, एल, तो एल बोल रहे हो तो इसका मतलब ए आ रहा है साउंड। जैसे हम कहे कि मिस्टर कोई भी हो, मिस्टर जो भी है, इज एम एल ए, तो अब देखो आप क्या पढ़ रहे हो, एम। दूसरी बात हम देखिए, जैसे हमने कहा कि मिस्टर कोई भी नाम इज ब्लैंक एमपी, अब क्या पढ़ रहे हो, एमपी, एम जब पढ़ रहे हो तो किसकी ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, ए की ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, तो किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। आइए एक बात समझ में। जैसे अगर मैं कहूं भाई, जैसे ब्लैंक, अगर यहां आपसे पूछ लिया जाए ये कि ब्लैंक एक्स बड़ा आ जाए और रे होती है ना एक्स, अब क्या पढ़ रहे हैं एक्स, तो एन आएगा इसमें भी। तो कुल मिलाकर जो कैपिटल लेटर है रिक्त स्थान के बाद में, और कैपिटल जो लेटर है वो किसका साउंड प्रोड्यूस करे, वोवल साउंड प्रोड्यूस करे। ऐसी स्थिति में अगर वो वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है तो डेफिनेटली उसके आगे किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा।
आपको ये ध्यान रखना है, एक तो जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है उसका साउंड वोवल होना चाहिए। हालांकि चाहे लेटर कैपिटल नहीं होगा, साउंड वोवल होगा तो भी चलेगा। ठीक है, नोट डाउन करिए भाई। चलिए, कर लिया। अगला नियम लिखे, नोट डाउन कर लिया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कोई भी चीज आप पूछ सकते हो। चलिए, रूल नंबर 5, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया है, किया गया है, तो उससे पूर्व, उससे पूर्व ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होगा। अब आपको समझ आया मैंने पहले नाउन क्यों पढ़ाई। मैंने एक चीज बोली है, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसमें किसी नाम का स्पेसिफिक वर्णन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया है, कॉमन नाउन के लिए किया गया है, तो उससे पूर्व भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। ये जो पॉइंट है वो कहने में बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली ये काफी डीप पॉइंट है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसकी तरह किया गया है, कॉमन नाउन की तरह। किस तरीके से किया गया है, जैसे अमित इज अमित इज ब्लैंक कौटिल्य, यानी अमित को प्रॉपर नाउन है, किसकी संज्ञा दी, क्या बनाया, कौटिल्य। अब कौटिल्य है तो व्यक्ति, लेकिन कौटिल्य जो है वो व्यक्ति होते हुए भी इसको यहां उपमा दे दी, अमित को कौटिल्य की उपमा दिए, इसका मतलब कौटिल्य यहां व्यक्तित्व का गुण बताया गया है। तो यहां व्यक्ति होते हुए भी इसको एक जाति बना दी, इसलिए ये कॉमन नाउन बन गई। जैसे मैं ये कहूं कि मनीष इज सचिन तेंदुलकर, यानी मैंने मनीष को क्या बना दिया, सचिन तेंदुलकर बना दिया। अब सचिन तेंदुलकर है तो कोई व्यक्ति, लेकिन चूंकि क्रिकेट में उसकी प्रतिभा है, इसलिए ये इसकी जाति बन गई कि भाई ये व्यक्ति कैसा खेलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर कॉमन नाउन होने के कारण इससे पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। हमारे सामने भी यही बातें लिखी गई है, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया हो तो उससे पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ आया नहीं आया एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हमने अभी तक काफी रूल पढ़े हैं।
क्लियर है? आप नोट डाउन भी कर सकते हो भाई। चलिएगा आगे देखिएगा। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये कहता है कि आपने एक सेंटेंस का नाम सुना होगा, एक्सक्लामेटरी। सुना है सेंटेंस का नाम? एक्सक्लामेटरी एक सेंटेंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। कैसे वाक्य कहते हैं? विस्मयादि बोधक। और इनकी पहचान होती है कि इसमें किस तरीके का एक चिन्ह होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट, हाउ के बाद या व्हाट वे हाउ वाले सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सुनिएगा बड़ा अच्छा नियम है कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होते हैं या वाक्य होते हैं, एक्चुअली वो अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें अलास भी होता है, हुर्रे भी होता है, ब्रेवो भी होता है, बहुत सारे प्रकार के वाक्य होते हैं। उनमें से दो वर्ड हमने डिफाइन किए, एक तो वाट वाला वर्ड है और दूसरा हाउ वाला है। एक तो वाट है, दूसरा कौन सा है? हाउ है। वाट और हाउ वाली जो सेंटेंस है उसमें यदि आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल रही है, सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल यानी गिनने योग्य, नाउन यानी संज्ञा मिल रही है, तो उससे पूर्व आपको ए और एन का प्रयोग करना है। किससे पूर्व करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आपको ए और एन का प्रयोग करना है। किस तरीके से? जैसे पहला वाक्य मैं आपको लिखता हूं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए सेंटेंस की पहचान रहेगी, अंत में इस तरीके का चिन्ह लगेगा, व्हाट ब्लैंक प्रेटी गर्ल। अच्छा, गर्ल लड़की है, काउंटेबल है, गिन सकते हो ना, तो प्रयोग किसका होगा? ए का। आ रही है बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आई थिंक आपको कि भाई व्हाट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, अंत में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो मार्क है वो आपको लगा हुआ मिल रहा है। हमने नाउन देखी, क्या है? गर्ल है, और गर्ल क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में कैसी है? काउंटेबल भी है। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं व्हाट क्रिकेटर, क्या क्रिकेटर है? व्हाट ए क्रिकेटर, कितना अच्छा क्रिकेटर है। इनके अलग अलग जो भाव है ना उसके अकॉर्डिंग अर्थ निकलते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे हाउ फाइन डे, दिन कितना अच्छा है। वाओ, जैसे आप गए अचानक आपको कोई ऐसा मौसम मिला जिसमें कहा वाओ फाइन डे, कितना मस्त दिन है। आप कहीं वादियों में घूमने के लिए गए, वहां अचानक आपके मन से जो भाव निकलता है वही एक्सक्लेमेशन है।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होते हैं जैसे आपने कोई इंटेलिजेंट लड़की है जो तुरंत आपका आंसर दे रही है, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इंटेलिजेंट गर्ल। अब लड़की जो है सिंगुलर है और आपने इस तरीके का मार्क देखा और वाट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आपको क्या लगाना है? एन। एन गर्ल के अकॉर्डिंग नहीं, इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग लगेगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो वाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, कितनी इंटेलिजेंट लड़की है यार। अच्छा, ये प्रश्न नहीं है, ये डायरेक्ट एक सेंटेंस है, ये चीज भी ध्यान रखना। काफी बार हमारे दिमाग में एक विचार आ जाता है, नहीं साहब वाट और हाउ से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं वो हमेशा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो रिलेटिव प्रोनाउन में हो सकता है कि वो क्लोजेज में दिए हुए हो सकता है कि वो सेंटेंस का किसी अन्य भाग से जुड़े हुए हो। ये सारी चीजें आपको याद भी रखनी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनमें एक्सक्लेमेशन का एक मार्क होता है, और वो सेंटेंस वहां क्या कब कौन कैसे ऐसी डेफिनेशन नहीं देते। यहां तक क्लियर हो गया होगा? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अगला रूल हम पढ़ेंगे। एक एक काफी रूल है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, काफी लंबा चैप्टर एक का चलता है। चले रूल नंबर 7 लिखें, देखिएगा। रूल नंबर 7, प्रतिमाह। सुना होगा ये शब्द बहुत बार आपने, ऐसा नहीं है कि आपने ये शब्द सुने नहीं होंगे। प्रतिमाह व प्रति वस्तु के संदर्भ में ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमाह और प्रति वस्तु के संदर्भ में किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। ये भी बड़ा है, जहां पर भी आपको लगे कि प्रतिमाह का प्रयोग हो रहा है, जैसे मनाली अंश। अंश का अर्थ होता है कमाना, ठीक है। आर एस 1000 मंथ, ए मंथ। पर कभी शब्द नहीं होता अंग्रेजी में, कुछ लोग क्या कर देते हैं, पर मंथ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पर मंथ। ध्यान रखना ये गलत होगा, ए मंथ आना चाहिए, राइट होगा। तो ए मंथ जैसे हम लिख सकते हैं वी शुड ब्रश आवर टीथ टू टाइम्स ये प्रति दिन किया गया है, यानी एक दिन में हमें दिन में 2 बार हमारे दांतों को साफ करना चाहिए। तो उस कंडीशन में यानी प्रति माह, अगर हम बात करें कि साहब एक तो प्रति माह और एक क्या, प्रति वस्तु। प्रति माह और प्रति वस्तु का जहां संदर्भ आपको देखने को मिले, उस स्थिति में आप किसका प्रयोग करोगे? या तो ए का प्रयोग करोगे या एन का प्रयोग करोगे। क्लियर है क्या?
चलिएगा अगला नियम मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं, रूल नंबर 8, दर, गति, नाप, माप, तोल, कीमत आदि के संदर्भ में ए ओब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। आ रही बात समझ में? दर बताए, रेट्स बताए, कीमत बताए, यानी हम कह सकते हैं प्राइस, रेट्स, स्पीड, रेशियो। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख लेना, प्राइस बताई जाए, स्पीड बताई जाए, रेट्स बताई जाए, है ना, और रेशियो बताया जाए। इन सब के लिए जो यूज होता है, किसका होता है? ए या एन का यूज होता है। आप कहोगे किस तरीके से यूज होता है, तो देखिएगा आपको थोड़ा सा मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा कर बता देता हूं कि जैसे वीट्स, ये वीट्स का मतलब गेहूं से होता है। वीट अपन कहेंगे, वीट्स ना लगाए, वीट सेल, ₹2 किलो। अब किलो क्या बता रहा है उसकी, तो यहां क्या लिखेंगे? 1 किलो, यानी गेहूं ₹2 1 किलो के हिसाब से बेचे गए। तो यहां आपको बतानी है, जैसे हम कह सकते हैं ए डजन मैंगो, ए डजन मैंगो, यानी 1 दर्जन केले, 1 डजन मैंगो। जैसे हाफ ए डजन, आधा दर्जन हम कहते हैं, हाफ ए डजन, क्या कहते हैं हम? आधा दर्जन। क्लियर हो गया होगा यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कीजिए। ये चाहे किसी की दर बताई जाए, गति बताई जाए, कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, ये सारी जो चीजें हैं इनसे पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है क्या भाई? यहां तक समझ आया या नहीं आया? एक बार कमेंट करके बताएं अगर आपको यहां तक समझ आया है अच्छे तरीके से। या आज हमने आर्टिकल का पार्ट 1 देखा है, कल हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखिएगा, मैं पढ़ने के थोड़े तरीके और साथ में बता देता हूं। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा उस टॉपिक के पीवाईक्यू और एमसीक्यू हम साथ में करवाएंगे, ताकि आपको वो जो पॉइंट है उसकी पूरे की चीजें अच्छे से तैयार हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, है ना।